Hello everyone, welcome to my channel Psychologist Priya Bhargav. Today we are going to start part 2 of Unit 2 Block 3 MPCE 033, that is MAPC second year students who have opted for organizational psychology. This video is for you guys. Today we are going to start with phases of diagnosis. फेजेस ऑफ डायग्नोसिस में अगेन हम देखेंगे कि इसमें 3 फेजेस बताए गए हैं. कौन कौन से हैं? पहला एंट्री है, दूसरा डाटा कलेक्शन और तीसरा फीडबैक. तो एंट्री फेज क्या होता है वो हम समझेंगे. एंट्री क्या है? ये प्राइमरी जो स्टेप होता है, सबसे पहला स्टेप जो कंसल्टेंट लेता है वो इनसाइड कंसल्टेंट भी हो सकता है, आउटसाइड भी हो सकता है, जैसे कि आप पहले समझ चुके हो. सो ये इस टाइम पे कंसल्टेंट को एक्चुअली आइडेंटिफाई करने में इजी होता है कि किस तरह के डिसीजंस लिए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, किस तरह की रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है, और वो खुद भी अपने रिलेशनशिप को स्टैब्लिश कर सकता है जब वो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करता है. तो एंट्री फेज ही डिटरमाइन करती है कि कौन सी यूनिट्स पार्टिसिपेट करेंगी इस पूरे डायग्नोसिस प्रोसेस में. और कंसल्टेंट इसी फेज में अपने रिलेशंस देखता है कि वो जिनके साथ उसको काम करना है वो उनके साथ रिलेशनशिप ठीक से स्टैब्लिश कर पा रहा है कि नहीं. फिर जो रिसर्चर, हम एक्चुअली जो कंसल्टेंट या प्रैक्टिशनर है उसको हम रिसर्चर के नाम से भी जा रहे हैं. तो रिसर्चर और रेस्पोंडेंट मतलब जो एम्प्लॉयज है ऑर्गेनाइजेशन के, इनके बीच में एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है कि कौन कौन से लोग क्या क्या रोल प्ले करेंगे, क्योंकि उसके बाद ही डाटा कलेक्शन होगा और फीडबैक होगा उसके बेसिस पे. सो एंट्री एक फर्स्ट एनकाउंटर होता है जहाँ पे जो कंसर्न मेंबर है ऑर्गेनाइजेशन के और जो कंसल्टेंट है वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और डिसीजंस भी इसी तरह से लिया जाता है, जॉइंटली लिया जाता है. तो पूरा डायग्नोसिस प्रोसेस ये दोनों के कॉम्बिनेशन कोलैबोरेशन से ही होता है. जब भी डाटा कलेक्ट किया जाता है तो कंसल्टेंट सबसे पहले तो यही देखता है कि ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम किस तरह के चल रहा है, और ये किस दो तरह से देखता है. एक तो डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करके देखता है और ऑब्जर्वेशन से देखता है. तो कंसल्टेंट वो जैसे मैंने बताया इनसाइड भी हो सकता है, आउटसाइड भी हो सकता है, तो वो उसका ध्यान रखना पड़ेगा. सो एक तरह का वो कम्युनिकेशन सिस्टम स्टैब्लिश करता है उन लोगों के साथ जिनके साथ उसको मिलके काम करना है. और ये एक पर्सन भी हो सकता है, बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं, पूरा एक ग्रुप भी हो सकता है. तो ये जो एंट्री है ये इनिशियल फेज है डायग्नोसिस का. जो रिलेशनशिप है वो डेवलप करना पड़ेगा इस फेज में, और एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिलना बहुत जरूरी है जो कंसल्टेंट है ये सारी चीज़ें करने के लिए, तभी ये डायग्नोसिस का प्रोसेस ढंग से हो सकेगा. अगेन कंसल्टेंट ये भी देखेगा कि क्या पॉसिबल प्रॉब्लम्स हैं और क्या ऑब्स्टेकल्स हैं जब ये पूरा प्रोसेस कंडक्ट कर रहा है डायग्नोसिस का. और जब वो ऑब्जर्व करेगा और डॉक्यूमेंट स्टडी करेगा तो उसको और ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशन के होल प्रोसेस के बारे में. और जो आगे के जो इम्प्लीमेंटेशन के फेजेज है वो तभी अकम्प्लिश हो पाएंगे जब ये वाला फेज अच्छे से हो पाएगा. Now next step is डाटा कलेक्शन. एंट्री फेज में हमें ये तो पता चल गया कि कंसल्टेंट ने एक रिलेशनशिप डेवलप कर लिया था, कम्युनिकेशन सेटअप कर लिया था टीम के साथ, एम्प्लॉयज के, और उसको बेटर आइडिया हो गया था ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि किस तरह का प्रॉब्लम्स है, किस तरह की सिचुएशन है. तो डाटा कलेक्शन इसके बाद होगा जहाँ पे वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा एंट्री फेज के बाद. तो एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है जो उसने एंट्री फेज में क्रिएट कर लिया था. सो डाटा कलेक्शन एक सिस्टमेटिकल वे ऑफ डाटा कलेक्टिंग है जिसमें वैलिड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाएगा, जैसे किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है. और डाटा कलेक्शन जब भी स्टार्ट होता है ना तो मेन एम जो होता है कंसल्टेंट का वो ये होता है कि वो एक मैथोडोलॉजी प्रिपेयर करे कि किस मेथड से वो इन्फॉर्मेशन को गैदर करेगा, और उसको फिर बाकी जो कॉन्टैक्ट मेंबर्स है जिनके साथ उसने कम्युनिकेशन स्टैब्लिश किया था उनसे शेयर करेगा अपनी मैथोडोलॉजी. और फिर कंसल्टेंट पूरा डाटा को एनालाइज करेगा और पूरा फीडबैक के लिए प्रिपेयर करेगा खुद को. बट ये पूरा प्रोसेस होगा कैसे और कौन कौन से मेथड से वो कलेक्ट करेगा डाटा वो हम आप समझेंगे. तो ये जितना भी इंफॉर्मेशन है उसको प्रोसेस करने के लिए डाटा चाहिए होगा. तो एम्प्लॉयज से डाटा कलेक्ट किया जाएगा और स्पेसिफिक टाइप ऑफ डाटा डिपेंड करेगा कि प्रॉब्लम क्या एग्जिस्ट करती है और क्या फोकस है, किस रीजन से हम ये कर रहे हैं. तो जो कम्युनिकेशन स्टैब्लिश किया था बाकी लोगों के साथ कंसल्टेंट ने, वो ही हेल्प करेंगे डाटा कलेक्ट करने में और कैसे कलेक्ट करना है इसमें भी. तो अगर सही से कम्युनिकेशन स्टैब्लिश किया होगा ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के साथ तो कंसल्टेंट को आसानी होगी कौन से पार्ट से डाटा कलेक्ट करना है, और वो लोग हेल्प भी करेंगे एक
क्रेडिबल डाटा इस्टेब्लिश करने में, सो दैट वो डाटा का जो रिजल्ट है वो वैलिड हो। बहुत सारे मेथड्स होते हैं डाटा कलेक्ट करने के, जैसे कि क्वेश्चनेयर, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, फोकस ग्रुप डिस्कशन, रिकॉर्ड्स, सर्कुलर्स, अप्रेजल रिपोर्ट्स, ऑर्गेनाइजेशनल लिटरेचर, देन बहुत सारी यूनिट्स होती है उनको भी वो एनालाइज कर सकता है। देन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना या प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या वर्कशॉप्स चलाई गई थी, सेमिनार्स क्या किए गए थे, सिंपोजिया अगर है तो वो, देन ट्रेनिंग प्रोग्राम, रिकॉर्डिंग्स, ये सारी चीज़ें, एंड क्रिटिकल इंसिडेंट्स अगर हुए होंगे तो उसको भी एनालाइज करने से बहुत सारी चीज़ें कंसल्टेंट को पता चल जाएंगी। और जब कलेक्ट हो गया एक बारी डाटा, तो फिर उसको प्रॉब्लम को समझने में और सिचुएशन को ऑर्गेनाइजेशन में समझने के लिए आसान हो जाता है। ये करने के बाद जब डाटा कलेक्ट हो गया तो डाटा को फिर कंपाइल किया जाएगा और फिर एनालाइज किया जाएगा। सो बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स के टूल्स होते हैं जो यूज़ होते हैं डाटा को एनालाइज करने के लिए, एंड फिर हम लास्ट फेज में पहुंच जाते हैं जिसे हम फीडबैक फेज कहते हैं। नाउ कमिंग टू फीडबैक फेज, ये थर्ड फेज है। फीडबैक फेज में जितनी भी अभी स्टडी की गई थी, जितना डाटा कलेक्ट किया गया था उसके ऊपर स्टडी की है ना, सारा कुछ करने के बाद ये लास्ट स्टेप होता है जिसमें हम फीडबैक देते हैं। तो फीडबैक कौन दे रहा है? कंसल्टेंट दे रहा है। तो कंसल्टेंट जब फीडबैक देने जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के साथ मीटिंग करता है। सो कंसल्टेंट जब डाटा एनालिसिस करने के बाद पार्टी को बताता है कि भाई मुझे ये समझ में आई है, ये प्रॉब्लम समझ आई है, तो ये पार्टीज भी डिस्कशंस करती है, मतलब कंसल्टेंट और जो मेंबर्स है ऑर्गेनाइजेशन के वो डिस्कशन करते हैं और डाटा को इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। अगर इफेक्टिव फीडबैक डिजाइन यूज की जाए सो उससे हमें ज़्यादा अच्छे से पता चल जाता है कि रिजल्ट क्या आया है। तो जो इफेक्टिव फीडबैक डिजाइन होती है वो कंटेंट जो फीडबैक का है वो, और जो एनालिसिस का पूरा प्रोसेस था, किस तरह से एनालिसिस किया गया, उन दोनों को कोरिलेट कर पाती है अगर डिज़ाइन सही है तो। प्रोसेस ऑफ फीडबैक जो होता है उसमें फीडबैक मीटिंग्स होती हैं, जो बिहेवियर होता है ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम का उसको भी फीडबैक के टाइम पे नोटिस किया जाता है। फिर कंसल्टेंट जो होता है वो मीटिंग्स के बीच में उसका बिहेवियर कैसा है और मीटिंग में कैसा फीडबैक है वो उसका बिहेवियर कैसा है वो भी चेक किया जाता है। तो पूरा प्रोसेस ऑफ फीडबैक में पूरा का पूरा जो एनालिसिस हुआ है वो तो स्टडी किया ही जा रहा है, साथ में बिहेवियर भी स्टडी किया जा रहा है। सो जो बेस्ट नोन फीडबैक डिजाइन है वो दो तरह की यहाँ पे डिस्कस किया है, एक है फैमिली ग्रुप और दूसरा है पीयर ग्रुप इंटर ग्रुप मॉडल। तो जो फैमिली ग्रुप है उसमें सुपरवाइजर एंड इमीडिएट सबऑर्डिनेट इस तरह का ग्रुप बना होता है, जिसमें जो सीनियर पोजीशन में है वो कुछ काम कर रहे हैं और जो सबऑर्डिनेट है वो उनको फॉलो कर रहे हैं। तो ये कन्वेंशनली स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन में फैमिली ग्रुप वाला सिस्टम देखा जाता है, जहाँ पे टॉप टू बॉटम वाला इंटरलिंकिंग होती है। जो दूसरी डिजाइन है वो है पीयर ग्रुप इंटर ग्रुप मॉडल, जहाँ पे पीयर ग्रुप में तो सेम पोजीशन के सारे मेंबर्स होते हैं। पीयर मतलब आपको पता ही है, सेम एज ग्रुप के होना या सेम एक जैसे होने को हम पीयर ग्रुप कहते हैं। तो एक इसमें सारे के सारे मेंबर्स एक ही लेवल के होंगे, कोई हायरार्किकल डिफरेंस नहीं होगा। उनके बीच में पहले होगा पूरा डिस्कशन और इंटरप्रिटेशन, एंड देन पीयर ग्रुप इंटर ग्रुप होगा नेक्स्ट स्टेप। सो इसमें अलग अलग ग्रुप के मेंबर्स आपस में करेंगे इंटरेक्शन, लेकिन इसमें एथनोसेंट्रिसिज्म का जरूर आता है ग्रुप्स के बीच में। यानी कि एथनोसेंट्रिसिज्म का मतलब होता है हर एक ग्रुप अपने आप को सुपीरियर समझता है, तो इसमें जो डिस्क्रिमिनेशन है उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। सो जो फीडबैक फेज होता है उसमें जो मेंबर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो भी अपने आइडियाज देते हैं, इन्फॉर्मेशन जो भी कलेक्ट की गई होती है डाटा कलेक्शन के प्रोसेस में उसके बारे में अपने आइडियाज बताते हैं। जो इन्फॉर्मेशन इनको मिलती है उसको यूज करते हैं फिर ये लोग एक सुटेबल इंटरवेंशन स्ट्रेटेजी को यूज करने के लिए। फिर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं उसमें, उसको अप्लाई किया जाता है। और कौन कौन सी चीज़ें यूज करके हम प्रेजेंटेशन करते हैं, जैसे कि चार्ट होता है, ग्राफ होता है, और तरह तरह के तरीके होते हैं, जिससे लाइन ग्राफ भी बहुत तरह के होते हैं, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, इस तरह के। सो वो सारे यूज करके प्रेजेंटेशन दी जाती है सो दैट फीडबैक अच्छे से दिया जा सके, एक्सप्लेन किया जाए कि क्या है इसमें
क्या उनको कंक्लूजन निकला। तो फीडबैक जब दिया जाता है ये सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है और बहुत क्लियर वे में होना चाहिए, सो दैट सबको समझ में आए कि क्या आउटपुट है, क्या समझ में आया। एंड जब सबको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इस चीज़ की, तो वो प्रॉब्लम को भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे, सिचुएशन को समझ पाएंगे और सुटेबल मेजर भी ले पाएंगे, इंटरवेंशंस भी उसी के अकॉर्डिंगली डिजाइन होगा। तो हमेशा केयर रखनी पड़ती है डायग्नोसिस फेज के ऑनवर्ड्स ही, मतलब फर्स्ट स्टेप यही था अपना डायग्नोसिस। तो उसी फेज से हमारे को ध्यान रखना पड़ता है कि पूरा प्रोसेस ना सिस्टमैटिक मैनर में कैरिड आउट हो, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हमें आउटपुट चाहिए है वो हमें मिल सके, फीडबैक में हमें रिलायबल एंड वैलिड इंफॉर्मेशन मिल सके। Now next topic is organizational processes to be diagnosed, यानी organizational processes में क्या आता है, कम्युनिकेशन, गोल सेटिंग, ये सारी चीज़ें आती हैं। सो इनमें भी क्या कोई इशू है उसको डायग्नोस करने के लिए उसमें भी हमें अंदर तक चेक करना होता है। तो कंसल्टेंट क्या चेक करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न, स्टाइल एंड फ्लो, इसमें वो चेक करते हैं कि किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज आपस में इंटरेक्ट करते हैं, डायरेक्शन क्या है कम्युनिकेशन का, क्या जो सुपरवाइजर्स है वो सबॉर्डिनेट्स को कंट्रोल कर रहे हैं या सबॉर्डिनेट का कंट्रोल है ज़्यादा, सुपरवाइजर्स की चलती नहीं है, या बोथ साइडेड है। देन कौन इनिशिएट करता है कम्युनिकेशन, किस तरह का कम्युनिकेशन रेस्पेक्टफुल है, कैसा है, ये सारी चीज़ें। और जो मेथड यूज होता है इसमें डाटा कलेक्शन का, वो ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनर, इंटरव्यूज और डिस्कशन जो ग्रुप में चल रहा है उससे होता है। नेक्स्ट इज गोल सेटिंग। गोल सेटिंग भी एक तरह का प्रोसेस है। इसमें हम ये देखते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव है उसको कैसे सेट किया जाता है, कैसे डिटरमाइन किया जाता है कि किस चीज़ को अकम्प्लिश करना चाहते हैं। सो ये गोल कैसे किया जाता है सेट, पहली चीज़। दूसरा, कौन पार्टिसिपेट करता है गोल सेटिंग में। देन क्या वो नेसेसरी स्किल कैरी करते हैं गोल सेटिंग के लिए या नहीं। सो इसको एनालाइज करने के लिए क्वेश्चन है, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन टेक्निक यूज की जाती है। नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है ऑर्गेनाइजेशन में वो है डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्शन प्लानिंग। ये वाली चीज़ें भी देखनी पड़ती है कि ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ये इनको करने से क्या गोल को अचीव किया जा रहा है या नहीं। मतलब डिसीजन मेकिंग जब कर रहे हैं तो उससे गोल अचीव हो रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो अचीव हो रहा है गोल, एक्शन प्लानिंग किस तरह की कर रहे हैं गोल अचीव करने के लिए। देन ऑल्टरनेटिव क्या है उनके पास अगर गोल सेट नहीं कर पा रहे हैं इन सब चीज़ों से, और प्लान ऑफ एक्शन इनका क्या होता है, कौन डिसीजंस लेता है, क्या इनके डिसीजन इफेक्टिव होते हैं, सारे अवेलेबल सोर्सेज क्या यूटिलाइज करते हैं क्या ये। सो इन सबको चेक करने के लिए जो मेथड यूज होता है वो डाटा कलेक्शन, ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मीटिंग्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे किस तरह की मीटिंग्स की जाती हैं इनको करने के लिए। देन नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एंड मैनेजमेंट। कॉन्फ्लिक्ट होता है जो इंटरपर्सनल हो रहा है या इंटर ग्रुप हो रहा है या इंट्रापर्सनल हो रहा है, तो बहुत तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। सो ये सारे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं तो कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, कहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, कौन इन पार्टीज में इन्वॉल्व होता है जो कॉन्फ्लिक्ट करता है, एंड कैसे उसको मैनेज किया जा सकता है। तो उसको इसको पूरा इसके ऊपर डाटा कलेक्ट करने के लिए इंटरव्यूज, थर्ड पार्टी ऑब्जर्वेशन और ऑब्जर्वेशन मीटिंग्स होती है। नेक्स्ट इज मैनेजिंग इंटरफेस रिलेशंस। किस तरह के रिलेशनशिप्स इन सबके बीच में लाई करते हैं, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा ग्रुप एक कॉमन ओवरलैपिंग प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, तो वो किस तरह से उसको हैंडल कर रहे हैं। क्या रिलेशनशिप होता है दो ग्रुप्स के बीच में, क्या वो गोल्स उनको क्लियर पता है, किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनकी, इसके बारे में उनको पता है। ये वाली चीज़ें हम आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट इज सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। इसमें मेन फोकस जो होता है वो हायरार्कियल रिलेशंस के ऊपर होता है, यानी कि कैसे सुपीरियर और सबॉर्डिनेट आपस में इंटरेक्ट करते हैं, कौन किसको फॉलो कर रहा है। और रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगेन, अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने की बात करते हैं, अगर उसकी स्मूथ फंक्शनिंग करवानी है तो इनके बीच में रिलेशनशिप पे फोकस करना ज़रूरी है। सो किस तरह की लीडरशिप स्टाइल है उसको इसमें चेक किया जाता है। देन प्रॉब्लम्स अगर अराइज होती है तो सुपीरियर्स एंड सबॉर्डिनेट्स आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं उस पर भी फोकस किया जाता है। इसमें क्वेश्चनर टेक्निक यूज की जाती है डाटा कलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल एंड इंजीनियरिंग सिस्टम्स। अगेन टेक्नोलॉजी तो बढ़ती जा रही है, अलग अलग तरीके से
इन्वेंशंस होते जा रहे हैं। सो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको तरह तरह की टेक्नोलॉजीज पे रिलाई करना पड़ जाता है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस के लिए। जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है वो कैसी चल रही है, देन टेक्नोलॉजी का इंजीनियरिंग सिस्टम्स को डायग्नोस करना भी इम्पॉर्टेंट है। सो ये एडिक्वेट है या नहीं है, जो परफॉर्मेंस के लिए चाहिए है वैसी टेक्नोलॉजी है या नहीं है, वो भी चेक किया जा सकता है। तो इसमें इंटरव्यू एंड ग्रुप डिस्कशन टेक्निक्स हैं जो यूज़ की जाती हैं फीडबैक के लिए। नेक्स्ट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड लॉन्ग रेंज प्लानिंग। इसको जब भी एनवायरनमेंट किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन का, प्रोडक्ट्स को ऐड करना है या हटाना है, फिर फ्यूचर इवेंट्स को प्रिडिक्ट करना है, कोई डिसीजंस लेने हैं किसी पर्टिकुलर फंक्शन के बारे में। सो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड लॉन्ग रेंज प्लानिंग पे। सो इसमें हम ये चेक करते हैं कि कौन रिस्पॉन्सिबल है लॉन्ग रेंज डिसीजंस के लिए, और एडिक्वेट टूल्स और सपोर्ट सिस्टम इनके पास है या नहीं है, ये वाली चीज़ें चेक की जाती है। और इसको चेक करने का तरीका होता है इंटरव्यूज़। की पॉलिसी मेकर्स जो होते हैं उनसे ग्रुप डिस्कशन करना, इंटरव्यू लेना, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को चेक करना, उनसे डाटा कलेक्ट करके एग्जामिन करना, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग। ये भी एक तरह का प्रोसेस है कि ऐसा क्लाइमेट है ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे एम्प्लॉयज़ को ऐसा लगता है कि हम कुछ सीख रहे हैं, और फिर क्या स्ट्रेंथ्स है प्रॉब्लम एरियाज को सॉल्व करने के लिए, किस तरह से ये लोग प्रॉब्लम एरियाज को सॉल्व करते हैं, और क्या जो सजेशंस मिलते हैं वो वैसे हैं जो ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स देते हैं, या कहाँ से इनको सजेशंस मिलते हैं, और जो आइडियाज़ सजेशंस में आते हैं वो किस तरह के आइडियाज़ होते हैं। सो ये पता लगाने के लिए इंटरव्यू, क्वेश्चनेयर, ग्रुप मेथड्स यूज़ किए जाते हैं इन पूरी चीज़ों को डायग्नोस करने के लिए। सो इसमें एजम्पशंस एंड कल्चर के बारे में भी पता लगाया जा सकता है। Now last topic of today's video is Marvin's Westboard's 6-box model. प्रोनाउंसिएशन हो सकता है दूसरी हो, आप एक बारी गूगल पे चेक कर लेना इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे इनके नेम को। मार्विन वेस्टबोर्ड्स 6-box मॉडल। सो ये एक डायग्नोस्टिक टूल है। इसकी हेल्प से हम ये चेक कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस कितनी है। ये हमें इसमें भी हेल्प करता है कि ओवरऑल जो मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में चल रहा है वो वैसा है जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल तक पहुंचने में उसको हेल्प करेगा। सो ये 6 एरियाज इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं, और इनका कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है इन एरियाज का। अगर ये कंसिस्टेंट है तो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगा ही होगा, उसको रोका नहीं जा सकता। नंबर 1 जो बॉक्स बताया इन्होंने 6-box मॉडल में, फर्स्ट बॉक्स जो है वो है पर्पस। पहले तो ऑर्गेनाइजेशन को पता होना चाहिए कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका पर्पस क्या है, व्हाई दे आर रनिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन, इसकी अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। सो जब हमें डायग्नोस कर ले हम कि पर्पस क्या है, गोल क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, तो हम सुटेबल इंटरवेंशन स्ट्रेटेजीज प्लान कर सकते हैं गोल को देखते हुए, और गोल को अचीव भी कर सकते हैं टाइम से। सो अगर पर्पस नहीं पता है, सो गोल सेटिंग हमें फिर से रिपीट करनी पड़ेगी, पूरा गोल सेटिंग का प्रोसेस। सेकंड जो बॉक्स है जो हमें पता होना चाहिए वो है स्ट्रक्चर। सो वर्क एक्टिविटी करना जरूरी है। अगर हमें गोल, सपोज हमें गोल पता है, अब हमें गोल तक पहुंचने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज करनी होंगी। एक ही बंदा तो सारी एक्टिविटी करेगा नहीं, तो यानी कि उसको डिवाइड करना पड़ेगा। सो यानी कि इसका पूरा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा कि कौन सी चीज कौन क्या करेगा, कौन से स्टेप पे किसका रोल है, ये वाली चीजें। तो ये वर्क एक्टिविटी प्लान करनी पड़ती है। तो वर्क एक्टिविटी को कैटेगराइज करना बहुत जरूरी है सिस्टमैटिक मैनर में, सो दैट सबको अपना रोल पता हो। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको डायग्नोस किया जाता है। अगर इसमें गड़बड़ है तो उसमें चेंजेस लाना जरूरी है, और इस पे कई फैक्टर्स वर्क करते हैं, जैसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसा है, टेक्नोलॉजी में चेंज तो नहीं लाना है, या कुछ और एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर, उनके अंदर जो मोटिवेशन है वो नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके स्किल सेट नहीं है, तो वो सारी चीज़ें पे हमें वर्क करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एम्प्लॉयज़ के बीच में कैसी है, एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, ये वाली चीज़ें हम चेक करते हैं। और बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जिससे हम रिलेशनशिप को एनहांस भी कर सकते हैं। सो अगर कॉन्फ्लिक्ट अगर है तो उसको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं, अगर हमारे को पता चले कि भाई रिलेशनशिप ठीक नहीं है। इफेक्टिव परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो सकती है, बेटर हो सकती है, अगर हमें एम्प्लॉयज़ के बीच में पता चले कि उनमें वो परफॉर्म अच्छा नहीं करते हैं। तो अगर हमें रिलेशनशिप
के बारे में पता चल रहा है, तो कम्युनिकेशन भी एक फैक्टर है जिस पे हम वर्क कर सकते हैं। हो सकता है कम्युनिकेशन अच्छा ना हो इसीलिए वो प्रॉब्लम आ रही है। सो ये बहुत सारे फैक्टर्स है जो हम रिलेशनशिप में फोकस करते हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस हटाने के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के गोल तक पहुंचने के लिए हमें इन ऑब्स्टेकल्स को हटाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट इज रिवार्ड्स। किस तरह का रिवार्ड सिस्टम है, क्या वो जितनी एक्टिविटी एम्प्लॉयज करते हैं, जितना वो काम कर रहे हैं उसके हिसाब से उनको रिवार्ड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये फाइंड आउट करना पड़ता है। और जो भी वर्क वो लोग कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन ने क्या स्ट्रेटेजी प्लान की है उनको अप्रिशिएट करने के लिए, उनको रिवार्ड देने के लिए। क्या वो ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करती है एम्प्लॉयज के लिए या नहीं, वो सब चेक करते हैं इसमें। देन लीडरशिप, जो इफेक्टिव लीडर अगर नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं कर पाएगा। तो जो लीडर है वो किस तरह से सुपरवाइज करता है सारे एम्प्लॉयज को, कितनी इंटीग्रिटी और बैलेंस को बना के रखता है, वो सारी चीजें लीडर में होनी चाहिए। और अगर नहीं है तो उसको डेवलप करना पड़ेगा सुटेबल इंटरवेंशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम से। तो लीडरशिप अगर नहीं मिल रही है तो ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली वर्क नहीं करेगा। लास्ट जो इसमें सिक्स्थ बॉक्स जो है वो है हेल्पफुल मैकेनिज्म। टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट कितना है ऑर्गेनाइजेशन को, एक्सपर्ट्स हैं या नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन एक्सपर्ट्स को रीच आउट करता है कि नहीं करता है, फैसिलिटीज जो है वो अवेलेबल हैं ऑर्गेनाइजेशन में सारी चीज़ें प्रोसेस को मैनेज करने के लिए या नहीं है। अगर नहीं है तो ये ऑर्गेनाइजेशन को अपडेट करना पड़ेगा सारी टेक्नोलॉजीज और सारे एडवांसमेंट्स, तभी वो चीज़ें इनको हेल्प करेगी आगे एडवांस मोड में जाने में। So friends, this was all about part 2 of Unit 2, Block 3, MPCE 033. Thanks for watching. Take care of yourself and do not forget to subscribe, like and share my videos and do press the notification bell. Bye bye.